कहानी की शुरुआत एक खदान माइन के दृश्य से होती है, जहां कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे हैं। वहां हमें दो लोगों की बातचीत सुनाई देती है, जिनमें से एक उनका बॉस होता है। पहला आदमी बॉस से पूछता है, क्या आप श्योर हैं कि यहाँ कुछ है? क्योंकि हमें अब तक केवल पत्थर ही मिल रहे हैं। इस पर बॉस जवाब देता है, तुम चिंता मत करो। क्लाइंट ने हमें बेकार में पैसे देकर हायर नहीं किया होगा। हमें यहाँ एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर वह आदमी कहता है, हम सिर्फ एक तलवार ही तो ढूंढ रहे हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? इस पर बॉस उसे बताता है, यह डेमन स्वॉर्ड जल्ट केन है, कोई मामूली तलवार नहीं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस तलवार को अपने हाथ में लेता है, उसे महान शक्तियां प्राप्त होती हैं। तभी अगले दृश्य में हम दो लोगों को एक हेलीकॉप्टर में आते हुए देखते हैं, जिनमें से एक कहता है, हमें जल्द ही डेमन स्वॉर्ड जल्ट केन मिलने वाला है। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम पागल हो क्या? वो एक तलवार ही तो है। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, अगर दुनिया के सभी लेजेंडरी वेपन्स को एक रैंकिंग सिस्टम में रखा जाए तो सबसे ऊपर जल्ट केन होगा, क्योंकि इसे 1000 डेमन के खून से बनाया गया है। दूसरा व्यक्ति उसे चेतावनी देता है, संभल कर रहना, क्योंकि अगर तुम इस तलवार से ज्यादा अटैच हो गए तो कहीं तुम में भी डेमन न आ जाए। इस प्रकार खदान में उनका बॉस उस व्यक्ति को कहानी बताता है कि 2000 साल पहले एक देश ने एक छोटे से गांव पर हमला कर दिया था। वह गांव बहुत छोटा था और युद्ध के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह लोग आसानी से हार गए। यह सब देखकर गांव के पुजारी ने भगवान से मदद मांगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्हें मजबूर होकर डेमन से मदद मांगनी पड़ी। डेमन ने उनकी विनती सुन ली और उनकी मदद के लिए एक अकेला योद्धा भेजा, जिसके पास जल्ट केन नाम की तलवार थी। उस योद्धा ने जल्ट केन की मदद से सभी सैनिकों को एक झटके में मार डाला। लड़ाई वहीं समाप्त हो गई। गांव ने उसका आभार माना, लेकिन भूल गए कि उन्होंने भगवान से नहीं बल्कि डेमन से मदद मांगी थी। वह योद्धा गांव को बचाने नहीं बल्कि सभी को मारने आया था। उसने सभी गांव वालों को भी मार डाला। इसके बाद खदान के अंदर उन्हें एक गुफा मिलती है, जिसमें बहुत सारे कब्रें थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक आधी टूटी हुई दीवार के पीछे से रोशनी आती दिखाई देती है। जब वे दीवार तोड़ते हैं तो वहां एक सुंदर चमकती हुई तलवार मिलती है, जो कि जल्ट केन होती है। उसी वक्त वे दोनों लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर वहां पहुंच जाते हैं। उनका बॉस पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इस पर वे जवाब देते हैं, हम यहाँ जल्ट केन लेने आए हैं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसे हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर सभी काम करने वाले लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी बॉस उस मौके का फायदा उठाकर जल्ट केन को अपने हाथ में ले लेता है और उसे पकड़ते ही वह अपने होश खो देता है। इसके बाद वह वहां मौजूद सभी सैनिकों को बेरहमी से मार देता है। यह देखकर उन दोनों में से एक कहता है, लगता है जल्ट केन ने उस पर कब्जा कर लिया है, हमें उसे तुरंत रोकना होगा। दूसरा आदमी उस पर हमला करता है, जिससे वह बॉस वहीं मारा जाता है और वे दोनों जल्ट केन को लेकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों में से एक आदमी जल्ट केन को देखकर कहता है, यह बहुत खूबसूरत है। इस पर दूसरा कहता है, मुझे यह बहुत भयानक लग रहा है। मैं इसके ब्लेड में उन लोगों के चेहरे देख पा रहा हूँ जिन्हें इसने मारा है। यह सुनकर पहला आदमी कहता है, हाँ, यही तो इसे इतना खूबसूरत बनाता है। यह दृश्य यहीं कट जाता है। इसके बाद एक अन्य दृश्य में रात का समय दिखाया जाता है। एक आदमी सो रहा होता है, तभी कुछ सैनिक उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह आदमी अपनी तलवार से जवाबी हमला करता है, जिससे पूरा जहाज तबाह हो जाता है। इसके बाद हम फिर से उस पहले वाले आदमी को देखते हैं, जो जल्ट केन के पास आता है और कहता है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? क्या तुम मेरे प्यार का एहसास कर पा रहे हो? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह जल्ट केन को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही उसे पकड़ता है, उस पर भी जल्ट केन का असर हो जाता है। अगले दृश्य में एक महिला दिखाई जाती है, जो गर्भवती है। तभी उसका पति घर लौटता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। वह अपने पति को बताती है कि मैं आज चेकअप के लिए गई थी। अगले महीने तुम पापा बनने वाले हो। यह सुनकर पति बहुत खुश होता है और अपने बच्चों के लिए पहले से लाए हुए उपहार दिखाता है।
अब अगले दृश्य में हम एक तीसरी तलवार देखते हैं जिसका नाम शिर्यो होता है। कुछ लोग मिलकर इसके ऊपर एक अनुष्ठान कर रहे होते हैं ताकि इसका बुरा असर दूर हो सके। वे शिर्यो पर एक कपड़ा डालकर एक एक कर अपने खून की बूंदें गिराते हैं, लेकिन तभी एक व्यक्ति का खून सीधे ब्लेड पर गिर जाता है और वह व्यक्ति शिर्यो को अपने हाथ में उठा लेता है। उस पर शिर्यो का असर हो चुका होता है और वह खून के प्यासा बन जाता है। वह सबको मार डालता है और फिर भी उसे खून चाहिए होता है। इसके बाद हम फिर उसी कपल को देखते हैं जो अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी उसका पति अचानक बात करना बंद कर देता है और जब महिला पीछे देखती है तो उसके पति की मौत हो चुकी होती है। उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही व्यक्ति होता है जिसके ऊपर शिर्यो का कब्जा हो चुका होता है। वह महिला अपने पति को मरते हुए देख बहुत जोर से रोती है और गुस्से से उस व्यक्ति की तरफ देखती है, लेकिन तब तक वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और एक अन्य महिला को मार डालता है और उसका खून पीने के बाद वह होश में आ जाता है। जैसे ही वह होश में आता है वह चारों तरफ मरे हुए लोगों को देखता है और साथ ही उस मरी हुई महिला को देखकर बहुत डर जाता है और सोचता है क्या मैंने इसे मारा है। इतना कहकर वह शिर्यो को नीचे फेंक देता है और अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से पीछे से वही प्रेग्नेंट महिला शिर्यो को पकड़कर उसे स्टब करके मार डालती है, लेकिन अब वह महिला भी शिर्यो के कब्जे में आ चुकी थी और खून की प्यासी बन चुकी थी। पर किसी तरह इससे पहले कि वह किसी और की जान ले वह अपने होश में वापस आ जाती है और अपने सामने दो लोगों को मरते हुए देखकर वहां से भाग जाती है। अब आगे वह महिला भागते भागते बहुत दूर चली जाती है, लेकिन चाहकर भी वह उस स्वर्ड को अपने हाथ से छोड़ नहीं पा रही थी और बार बार उसे खून की प्यास लग रही थी। तभी वह खुद को एक मिरर में देखती है तो उसे वहां पर एक डेविल नजर आता है जो देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इसके अगले सीन में हम सॉल्ट गन को लेने वाले आदमी को देखते हैं जिसको अभी चारों तरफ से घेर लिया गया होता है, मगर तभी वह सॉल्ट गन से एक अटैक करता है जिससे उसके सामने एक टैंक एक झटके में तबाह हो जाता है। यह देखकर पीछे के टैंक्स उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि दूसरा स्वर्ड जिसके पास था वो उन टैंक्स पर फायर से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जब वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं तो फायर स्वर्ड वाला आदमी कहता है कि मैं फ्लैम्बर्ग हूँ और सब कुछ जला देता हूँ, जिस पर पहला आदमी कहता है कि मैं सॉल्ट किन हूँ, सबको मार देता हूँ। इतना कहकर वह दोनों एक अपने अपने सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि जिससे वह दोनों एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगते हैं और फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मगर जल्द केन एक ही अटैक में फ्लेम को हरा देता है और वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात में जंगल के अंदर से होते हुए जा रहा था, पर तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जहाँ एक लेडी ने सुसाइड कर दिया होता है और वो वही प्रेग्नेंट लेडी होती है। तभी उस आदमी को पास में एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो वो एक न्यूबॉर्न बेबी था और उसने अपने हाथ में शियों को पकड़े हुए था। वो आदमी इस स्वर्ड को देखकर ही जान जाता है कि इसके अंदर से बहुत डार्क एनर्जी निकल रही है, इसलिए जब वो उसे पकड़ने जाता है तो वह बच्चा उसके हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वह आदमी उसे ऊपर उठा लेता है और अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम एक स्कूल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है। आगे लंच ब्रेक में उसके कुछ दोस्त आकर उसे साथ में लंच करने के लिए कहते हैं। पता चलता है लड़की उस लड़की का नाम सयाका था। आगे उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पास के न्यू करावके के बारे में पता चला? मैंने सुना है कि वो बहुत मजेदार है, क्यों ना हम साथ में जाकर घूम कर आएं? जिस पर सयाका उन्हें मना करते हुए कहती है कि माफ करना मगर मैं आज थोड़ी बिजी हूँ। इसके बाद उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वैसे तुम्हारे और सॉकर टीम वाले ई का क्या चल रहा है? जिस पर सयाका कुछ समझ नहीं पाती तो उसकी एक और दोस्त उसे बताती है कि हमने सुना था उसने तुम्हें प्रपोज किया है, कहीं तुमने उसे मना तो नहीं कर दिया? ये सुनकर सयाका कहती है कि नहीं, मैंने उसके मुंह पर मना तो नहीं किया, लेकिन मेरे पास उससे देने के लिए टाइम नहीं है। फिर उसकी दोस्त उससे पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मना क्यों किया? अगर तुम चाहती तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती थी, वो सॉकर टीम का कैप्टन है, क्यूट है और उसके ग्रेड्स भी बहुत शानदार है। जिस पर सयाका हंसते हंसते उनसे सॉरी कहती है। आगे हम देखते हैं कि सयाका बस से उतरकर अपने घर जा रही थी, तभी एक लड़का आकर उसे ग्रीट करता है जिसका नाम तत्सुमी होता है। सुमी उसे बताता है कि मास्टर ने अभी मुझे काम के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ
आया था, जिस पर सयाका कहती है कि अच्छा मेरे डैड तुमसे बहुत काम करवाते हैं ना। आगे सयाका और तासुमे वापस घर आ जाते हैं, जहां हम उसी लड़के को देखते हैं कि कुछ सालों पहले उसी प्रेग्नेंट लेडी का बेटा था और उसने जिंदा होते ही अपने हाथ में शेरियो को पकड़े हुए रखा था और अब उसका नाम गाय था। सयाका गाय को देखती ही उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था सुमी को कैसे संभालना होता है। जिस पर गाय उसे जवाब देता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया है। फिर सयाका कहती है कि क्या तुम्हें उस नए तींडी करावके के बारे में पता है, चलो साथ में चलते हैं। जिसके जवाब में गाय कहता है कि मुझे काम है। यह सुनकर सयाका थोड़ी नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा सिर्फ काम काम ही करते रहते हो, इसलिए डैड भी यही बोलते हैं कि तुम्हें खुश रहना नहीं आता और अगर तुम ऐसे ही अपनी खुशियों की बलि देकर काम करते रहे तो कभी एक अच्छी स्वर्ड नहीं बना पाओगे। यह सुनकर गाय अचानक से रुक जाता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन सयाका उसके हाथ से हथियार खींचकर भाग जाती है और कहती है कि जब तक मैं मेरे साथ घूमने नहीं चलोगे मैं यह वापस नहीं करूंगी। तभी गाय उसका हाथ पकड़कर अपने हथियार वापस लेता है, पर तासुमे यह होता हुआ देख लेता है और गाय को नीचे फेंक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे अपने हाथों से छूने की। तभी सयाका तासुमी को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यह मेरी गलती थी कि मैंने उसके काम में दखल दिया। जिस पर तासुमी कहता है कि नहीं, यह गाय की गलती है कि उसने अपना ध्यान भड़काया था। जिस पर गाय भी हाँ बोलता है और कहता है कि इसमें मेरी गलती है और उसकी तरह बहुत गुस्से से देखता है। उसी वक्त वहाँ पर सयाका के डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर सयाका कहती है कि कुछ नहीं हुआ, हम बस खेल रहे थे। इसके बाद उसके डैड बताते हैं कि श्रेय ने दोबारा रोना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हमें कल उसे शांत करने का रिचुअल करना होगा। आगे वह गाय को लेकर उसकी मदर की ग्रेव के पास आ जाते हैं और प्रे करने लगते हैं। फिर वो गाय से पूछते हैं कि तुम प्रे क्यों नहीं कर रही हो, आखिर यह तुम्हारी मदर है और तुम यहीं पैदा हुए थे। आगे वह बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मदर की ग्रेव यहाँ पर इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ यह सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है, जिससे वो तुम्हें बड़ा होते हुए देख सके। तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, इसलिए मैं अब तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर प्लान सुनना चाहता हूँ। जिस पर गाय कहता है कि मुझे हमेशा यही रहने दीजिए, स्वर्ड स्मिथ के अलावा मेरा और कोई फ्यूचर नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गाय रात को शियो के पास जाकर उसे अपने हाथों से उठा लेता है और मन में कहता है कि शियो सिर्फ तुम ही मेरी मदर हो। आगे हम एक पैलेस के अंदर देखते हैं जहाँ बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे और वहाँ पर कई चीजों का ऑक्शन भी हो रहा था। तभी हमें आदमी को देखते हैं कि जिसका नाम मिक्की होता है, वह फोन पर किसी से बात कर रहा होता है जो कि उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आता है और मिक्की उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद वो आदमी मिक्की से पूछता है कि क्या तुम ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, मेरे ख्याल से वो स्टैचू काफी कीमती है। जिस पर मिक्की कहता है कि नहीं, मैं आज यहाँ किसी और चीज के लिए आया हूँ। इसके बाद मिक्की ऑक्शन रूम में आकर एक स्वर्ड के सामने पहुँचता है जिसमें से उसे एक डेविल की एनर्जी फील हो रही थी। उसका नाम अजोत स्वर्ड था। तभी दूसरा आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे से पूछता है कि क्या तुम भी इस वर्ड के लिए आए हो, मैं भी इसी के लिए आया हूँ। आगे वो आदमी एक कहानी बताता है कि 16 सेंचुरी में पैरासिलसस ने एक डेविल के साथ कांटेक्ट बनाया था जिससे उसे अल्केमी की पार मिल सके और बदले में वो उस डेविल को अपना सोल बेचने वाला था। डेविल के मदद से वह फिलोसोफर स्टोन बनाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने डेविल के साथ किया हुआ डील तोड़ दिया और आखिर में उस डेविल को फिलोसोफर स्टोन में स्टील करके एक स्वर्ड में छुपा दिया और ये एसोड स्वर्ड वही है। इस तरफ हम देखते हैं कि जब गाय ने शिर को पकड़ा हुआ था तब तासुमे ने उसे देख लिया और उसने यह बात अपने मास्टर को बता दी थी। वो कहते हैं कि हम लोगों को शेरियो को छूने की या उसकी तरफ देखने तक की भी इजाजत नहीं है, ऐसा यों। जिस पर उसके मास्टर जवाब देते हैं कि उसे जो भी देखने की कोशिश करेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। फिर सुमी पूछता है क्या इसका मतलब है कि गाय स्पेशल है। उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि जब उन्होंने गाय को पाया था तब उसके हाथों में शेरियो था जिसे उसने इतनी मजबूती से पकड़ा था जैसे वही उसकी जिंदगी की वजह हो। इसलिए उन्हें यकीन है कि श्रेय को भी गाय की जरूरत है। इसी वजह से शेरियो को शांत करने के लिए हमें गाय के खून की जरूरत होती है। मास्टर बताते हैं कि गाय की आंखें इंसानों को नहीं देखती बल्कि हमेशा तलवार की तरफ होती हैं, जैसे वह मौत के साथ ही जी रहा हो। अगले दिन शेरियो को शांत करने का अनुष्ठान शुरू होता है। गाय अपनी आंखों पर कपड़ा बांधकर आता है और सयाका शेरियो को पकड़कर कमरे में लाती है। गाय अपने हाथ से खून की कुछ बूंदें शेरियो पर गिराता है। तभी तासुमे यह सोचता है कि वह यह नहीं होने दे सकता, केवल गाय ही इकलौता स्पेशल नहीं हो सकता। इतना कहकर वह अपनी आंखों से कपड़ा हटा देता है।
तभी शेरियो के अंदर से एक डेविल निकलता है जो सयाका को अपने काबू में करके तासुमे पर हमला करने की कोशिश करता है। गाय तत्सु को धक्का देता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। कुछ दिन बाद शेर को अस्पताल से छुट्टी मिले 1 हफ्ता हो चुका होता है, लेकिन उसका दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। सयाका के पिता कहते हैं कि गाय को अपने टूटे हुए हाथ का दर्द महसूस हो रहा है और जो दर्द असली नहीं होता उसे ठीक करना मुश्किल है। वह यह कहकर वहां से चले जाते हैं। रूम में सयाका गाय को दर्द में देखकर उसे गले लगा लेती है, पर गाय उसे धक्का देकर बाहर निकल जाता है और अपनी मां की कब्र पर जाकर नाइफ से वार करने लगता है, यह कहते हुए कि इसी औरत ने उसे अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद सयाका के पिता शेरियो को आग में डाल देते हैं और कहते हैं कि गाय ने बचपन में तुम्हारा हाथ पकड़ा था, इसलिए उसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ अजो तलवार की नीलामी शुरू होती है, जहां एक व्यक्ति लाखों डॉलर की बोली लगाता है। मिक्की अपने दोस्त से बात करता है और 1.5 मिलियन डॉलर की बोली लगाकर तलवार जीत जाता है। जब वह तलवार लेकर लौट रहा होता है तो एक कार उसके सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक आदमी उतरता है और मिक्की से तलवार खरीदने को कहता है। मिक्की मना करता है और दोनों में झगड़ा होता है, जिसमें मिक्की आसानी से उन लोगों को हरा देता है। तभी एक और व्यक्ति सॉल्ट गन स्वर्ड वहां आकर मिक्की से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। इसी दौरान गाय अचानक उठता है और देखता है कि उसका नया हाथ आ चुका है। आगे मिक्की और सॉल्ट गन स्वर्ड के बीच लड़ाई होती है। सॉल्ट गन स्वर्ड का व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होकर मिक्की पर भारी पड़ता है, लेकिन मिक्की अपने तलवार से धुंध छोड़कर वहां से भाग जाता है। वह जब कार में लौटता है तो देखता है कि तलवार गायब हो चुकी है। आधी रात को गाय देखता है कि शेरियो ने उसके टूटे हाथ की जगह ले ली है। अगले दिन गाय मास्टर से पूछता है, आपने शेरियो को मेरा हाथ क्यों बनाया? मास्टर बताते हैं कि जब वे गाय से मिले थे तब उसने शेरियो को ऐसे पकड़ा था जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। मास्टर कहते हैं कि शेरियो तुम्हारा राइट हैंड बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा, पर अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम खुद शेरियो से ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। सयाका गाय के पास आकर कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर अच्छा है कि तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। गाय जवाब देता है कि मास्टर को उसके लिए शेरियो को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तत्सु मास्टर से पूछता है, आपने शेरियो को गाय के लिए क्यों इस्तेमाल किया? मास्टर कहते हैं कि शेरियो सिर्फ एक टूल है, इंसानों की जान उससे ज्यादा कीमती नहीं होती। तत्सु कहता है कि शेरियो एक मामूली टूल नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। मास्टर कहते हैं कि हाँ, इसी वजह से शेरियो और गाय की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगले दृश्य में हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो मिक्की से अजोत तलवार खरीदना चाहता था। वह रात में सोता है और अजोत तलवार उसके पास होती है, लेकिन अचानक तलवार से एक डेविल निकलता है जो उस व्यक्ति पर कब्जा करने की कोशिश करता है। उसकी आंख खुलती है पर वहां कुछ नहीं होता। वह तलवार को देखकर कहता है कि इस दुनिया में सच में ऐसी चीजें हैं जो इंसानों की सोच से परे हैं। अगले दिन एक लड़की उस व्यक्ति से मिलने आती है और उसे भैया बुलाकर कहती है कि दोपहर हो चुकी है। हम पता करते हैं कि उसका नाम मार्कस है। लंच के दौरान उसकी फैमिली बहुत खुश मिजाज होती है, लेकिन मार्कस गुस्से में उन्हें वहां से जाने को कहता है और बताता है कि वह फेक फैमिली के साथ रहते रहते थक चुका है। इसके बाद मार्कस रोता है और अजोत तलवार से अपनी इच्छा पूरी करने की भीख मांगता है। अगले दृश्य में मिक्की और एक लड़की मार्कस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं और पता चलता है कि 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मार्कस ने अपने माता पिता और बहन को खो दिया था और उसकी कमर से नीचे की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। एक और लड़की मार्कस से मिलने आती है और कहती है कि वह शादी कर रही है, जिस पर मार्कस उसे बधाई देता है। लड़की पूछती है, क्या तुम खुश हो? मार्कस कहता है, बिल्कुल। मार्कस अपनी पूर्व प्रेमिका से कहता है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरा बेस्ट फ्रेंड शादी कर रहे हैं, तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? यह सुनकर लड़की चैन की सांस लेती है और उसे धन्यवाद कहती है। फिर मार्कस पूछता है, वैसे तुम अपनी शादी में मुझे इनवाइट तो करोगी ना? जिस पर वह लड़की कहती है, माफ करना, लेकिन हम एक प्राइवेट शादी करना चाहते हैं। जब वह लड़की वहां से चली जाती है तो मार्कस मन ही मन गुस्से से कहता है, मैं तुम धोखेबाजों को सबक जरूर सिखाऊंगा। तभी अजोत तलवार से एक डेविल प्रकट होता है और कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर नफरत और बदले की आग महसूस हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह कहते हुए वह मार्कस की ओर बढ़ता है और सीन यहाँ कट हो जाता है।
दूसरी ओर सयाका जंगल से गुजर रही होती है। तभी तत्सु उसके सामने आ जाता है और कहता है, शायद बारिश होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वह सयाका के पीछे पीछे चलने लगता है। आगे वह पूछता है, क्या तुम स्कूल के बाद कहीं घूमने नहीं जाती और सीधा घर चली जाती हो? इस पर सयाका कहती है, नहीं, मुझे घर पर बहुत काम रहते हैं। फिर तत्सु कहता है, तुम एक बहुत अच्छी पत्नी बनोगी। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गांव वापस जाकर किसी और लड़की से शादी करने के प्रस्ताव को मना कर दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर तत्सु अचानक पीछे से सयाका को पकड़ लेता है और पागलों की तरह कहने लगता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे अब और रुका नहीं जाता। इस पर सयाका उसे धक्का देती है और कहती है कि वह अपने डैड को बता देगी। तत्सु कहता है, मास्टर ने मुझे धोखा दिया है। मैं उनके लिए अपनी जान देने को तैयार था, मगर वो मुझसे ज्यादा गाय से प्यार करते हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ। तभी गाय वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर तत्सु उस पर हमला कर देता है, मगर गाय उसे एक हाथ से ही रोक लेता है। इसी बीच गाय पर भी शेरियों को पकड़ने वाले बाकी लोगों की तरह जान लेने का भूत सवार हो जाता है और वह तत्सु को मारने वाला होता है। लेकिन सयाका उसे रुकने के लिए कहती है, जिससे गाय होश में आ जाता है। गाय को लगातार शेरियों से वही आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह खुद को रोकने के लिए दीवार पर मारने लगता है। तभी सयाका आकर उसे पीछे से पकड़ लेती है और जैसे ही वह गाय को पकड़ती है, शेर की आवाज बंद हो जाती है। दूसरी ओर हम मार्कस की पूर्व प्रेमिका और उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी होते हुए देखते हैं, जहां उनकी शादी पूरी होने ही वाली थी कि वहां मार्कस आ जाता है और अचानक अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। यह देख वे दोनों हैरान रह जाते हैं और सीन यहाँ कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक टोन बोखरी स्पेयर नामक भाला पकड़ा हुआ था। वह कहती है कि यह एक लेजेंडरी स्पेयर है जो इतना शार्प है कि उस पर एक ड्रैगन फ्लाई बैठते ही 2 टुकड़ों में कट गई थी। इधर हम मार्कस के दोस्त को उससे पूछते हुए देखते हैं कि क्या वह अब चल सकता है, जिस पर मार्कस अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं सिर्फ चल नहीं सकता बल्कि दौड़ भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। इतना कहकर वह तेजी से उनकी ओर बढ़ता है और अपने अंदर से अजोत तलवार निकालकर उन पर हमला करने वाला होता है। तभी मिक्की वहां आकर उसे रोक लेता है और कहता है, अब तुम हम में से एक हो। फिर मिक्की उन दोनों को वहां से भागने के लिए कहता है और मार्कस को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी मार्कस अपनी तलवार से एक काला ओरा निकालकर मिक्की के सामने से गायब हो जाता है। वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने ही वाला होता है कि उसे उनकी पुरानी यादें याद आ जाती हैं, जिससे वह होश में आकर वहीं रोने लगता है। तभी मिक्की आकर उससे कहता है, अभी भी सब ठीक है, तुम हमारे साथ चलो उस जगह जहां तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद मिक्की उसे कार में लेकर वहां से चला जाता है। मिक्की उसे बताता है कि समय के साथ ये वेपन जीवित हो जाते हैं और इंसान के दुख दर्द से और भी अधिक जागृत होते हैं। जैसे जैसे वे जागते हैं, उस इंसान के अंदर दूसरों को मारने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। मिक्की कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने उस लड़की को नहीं मारा, क्योंकि अगर तुम एक बार किसी को मार दोगे तो बोस्मा बन जाओगे और तब ये वेपन तुम्हें पूरी तरह अपने वश में कर लेंगे। तब तुम्हें सिर्फ सामने वाले को मारने के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। दूसरी ओर हम तात्सु को देखते हैं, जिसने वही लेजेंडरी स्पेयर पकड़ लिया था। अब वह तलवार उसकी बॉडी में समा गई थी और वह सीधे जाकर गाय पर हमला कर देता है। इसी बीच सयाका आ जाती है, मगर जैसे ही तात्सु उसकी ओर देखता है, वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद तात्सु गाय पर हमला करने लगता है, जिससे गाय भी बेहोश होने लगता है। तभी शेरियों के अंदर से फिर से मारने की भूख जाग उठती है और गाय का हाथ एक तलवार में बदल जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मास्टर को बाहर से लड़ाई होने का एहसास होता है और जब वे आकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता और सयाका बेहोश पड़ी होती है। इधर गाय और तात्सु जंगल के अंदर लड़ रहे होते हैं, जहां गाय उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्कस मिक्की के साथ खड़ा होता है, जहां एक बड़ी स्क्रीन पर 3 लोग कॉल पर होते हैं। वहां मौजूद लड़की बताती है कि इसके कोर में अजोत तलवार है। यह सब देखकर मिक्की कंफ्यूज हो जाता है।
तब वह लड़की मिक्की से कहती है, चिंता मत करो, ये तीनों यहाँ के हेड हैं और आगे से तुम इनके प्रोटेक्शन में रहोगे। आगे हम मिक्की को देखते हैं, जहाँ कुछ डॉक्टर उसकी बॉडी स्कैन कर रहे थे। एक डॉक्टर कहता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन 2% तक पहुंच गया है, मगर बाकी सब ठीक है। फिर हम मार्कस को देखते हैं, जहां उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम यहाँ पर इंसानों पर कब्जा करने वाले वेपन्स की रिसर्च करते हैं और अगर हमारा रिसर्च कामयाब हुआ तो हम तुम्हें वापस एक नॉर्मल इंसान में भी बदल सकते हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि जब तुमने अजोत को पकड़ा हुआ था तब तुम्हें कैसा एहसास हुआ था? जिसके जवाब में मार्कस कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, मेरे सामने अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे वो स्वॉर्ड मेरी बॉडी के साथ एक हो रहा हो। तभी हम मिक्की को देखते हैं, जो कि लैब टेस्ट के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। मिक्की कहता है कि पता नहीं हम दोबारा कब मिल पाएंगे और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं और कितने दिन तक इंसान बना रह पाऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड जवाब देती है कि तुम फिक्र मत करो, हमारी रिसर्च जारी है, तुम जल्दी वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे, भरोसा रखो। यह सुनकर मिक्की कहता है कि हाँ, एक दिन जब मैं वापस लौट जाऊंगा तो हम नॉर्मल लोगों की तरह डेट कर पाएंगे, मूवी देखेंगे, खाना खा पाएंगे और वॉक पर भी जाएंगे। अब हम फिर से गाय और तासुमी को देखते हैं, जो कि फाइट करते करते अब शहर में आ चुके थे। तासुमी वहां पर ट्रांसफॉर्म होकर एक आर्मर में आ जाता है और गाय पर अटैक कर देता है। गाय उसके अटैक से बचकर उसके अंदर स्वॉर्ड मार के उसे हरा देता है, लेकिन तभी पीछे एक हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। दूसरी तरफ जब मिक्की मार्कस के पास वापस जाता है तो मार्कस उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है। इसके बाद वे एक रूम के अंदर जाते हैं, पर तभी उन्हें खबर मिलती है कि सिटी के अंदर 2 स्वॉर्ड वेपन्स को देखा गया है और यहाँ वे लोग गाय और तासुमी की बात कर रहे थे। यह सुनकर वह लड़की मार्कस को मिक्की के साथ छोड़कर वहां से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर ने गाय और तासुमी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे तासुमी वहां से निकलकर भाग जाता है। आगे वह हेलीकॉप्टर गाय पर अटैक करने वाला था कि गाय एक अटैक करके उस हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है। इसके बाद गाय वहां से घर वापस आ जाता है और अंदर आते ही सयाका उसे देख लेती है, लेकिन तभी गाय बेहोश होकर गिर जाता है और मास्टर भी वहां आ जाते हैं। शिर गाय का गला दबाने लगता है, जहां मास्टर उसे रोक लेते हैं। सभी जिंदा वेपन्स को देखकर मार्कस बहुत शॉक्ड होता है और मिक्की से पूछता है कि वेपन के अंदर जान कैसे आती है। मिक्की जवाब देता है कि ये जिसे भी मारते हैं उनका गुस्सा इनके अंदर रह जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। ऐसा भी माना जाता है कि ये जिस दिन भी बने थे उस दिन से जिंदा हैं। जैसे कि एक वेपन को पकड़ने के बाद उसे इस्तेमाल करने का मन होता है, तो हम कहते हैं कि वो वेपन उस इंसान को कंट्रोल कर रहा है। यह सुनने के बाद मार्कस कहता है कि फिर भी मुझे यकीन नहीं होता कि एक वेपन हम पर काबू कर लेता है। मिक्की उसे कहता है कि यह सच है। आज जो हमारे साथ हुआ है वो बहुत पहले से होता आ रहा है और कहानियों में जैसे सब हीरो और डेमोस कहते हैं कि वो भी हमारी तरह ही महसूस करते होंगे। हमारा काम है जिंदा रहना और सोचना, क्योंकि हम एक दिन बसुमा में जरूर बदल जाएंगे। फिर मार्कस पूछता है कि अगर हम बसुमा बन गए तो क्या होगा? मिक्की बताता है कि उसके बाद तुम वापस इंसान नहीं बन सकते, तुम अपना होश खो दोगे और खुद वेपन बन जाओगे, जिससे सिर्फ मारने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। अगले सीन में हम जल्ट गन को देखते हैं, जो कि एक जेल के सामने जाकर उसके गार्ड्स को मार देता है और सभी प्रिजनर्स को भी मार डालता है। इसके बाद मिक्की और मार्कस को एक कैप्सूल के अंदर बंद करके सोने के लिए भेज दिया जाता है। आगे वह लड़की एक दूसरे आदमी को बाहर निकालती है, जो कि वही आदमी होता है जिसने स्टार्टिंग में माइन से जल्ट गन हासिल करने में मदद की थी और उसका नाम इचिजो होता है। आगे सयाका गाय को ढूंढने उसके रूम में जाती है, पर गाय वहां पर नहीं मिलता। तभी वहां एक लड़का आकर कहता है कि मैंने तासुमी को भी कल रात से नहीं देखा। सयाका गाय को ढूंढते ढूंढते एक दरवाजा खोलती है तो देखती है कि गाय ब्लैंकेट के नीचे बैठा हुआ था और उससे छुप रहा था। फिर जब सयाका उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देती है तो गाय वहां से भागकर बाहर चला जाता है और पानी को टच करके एक स्माइल करता है।
उसी वक्त मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं तो सयाका उन्हें बताती है कि गाय अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। तभी गाय उन दोनों को देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वह लड़की इचिजो से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, जिस पर इचिजो कहता है कि अगर तुमने मुझे जगाया है तो मतलब बहुत जरूरी काम होगा। यह सुनकर वह लड़की कहती है, हाँ तुम यह सोच सकते हो। इस तरह मास्टर और सयाका गाय के पीछे पीछे एक रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि गाय एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। यह देखकर मास्टर कहते हैं कि लगता है वह फिर से बच्चा बन गया है, शायद उसे शिर की पार से डर लगता है। एक बच्चे में बदलकर वह खुद से बचना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिजो अब बाहर निकल चुका था और वह लड़की अब उसे मॉनिटर पर देख रही थी। वह कहती है कि वह गॉड विष्णु का वेपन चक्रम है जो कि सबसे खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि इचिजो वापस नींद से जाग चुका होता है और वह किसी मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इस तरफ हम उस लड़की को कहते हुए सुनते हैं कि इंडिया में बहुत पहले एक कहानी है जहां एक देश ने भगवान को बहुत ज्यादा निराश कर दिया था और उनके गुस्से का शिकार हुए थे। कुछ दिनों बाद एक रिंग ऑफ लाइट उन्हें सजा देने पहुंची और उनके पूरे देश को तबाह कर दिया। कहते हैं कि उस रिंग ऑफ लाइट को ही चक्रम कहते हैं। वह वेपन धरती पर ही छूट गया, जिसकी सब पूजा करने लगे और बाद में उसे सील कर दिया गया। हमारा सबसे पावरफुल क्राइस्ले वही है जिसके पास उसी चक्रम की ताकत है। दूसरे सीन में सयाका गाय के लिए खाना लेकर उसके रूम में आती है पर गाय वहां पर नहीं होता। सयाका उसे ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट के अंदर पहुंचती है जहां वह एक स्टैचू के सामने बैठा हुआ था। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और गाय बच्चे की तरह रोने लगता है। सयाका उसे शांत करती है और कहती है कि आज रात एक फेस्टिवल है, हम साथ मिलकर देखने जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि मास्टर एक आदमी को एक ब्लेड बनाकर देते हैं, जिसे देखकर वह आदमी काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर वह आदमी पूछता है कि मैंने सुना था तुमने अपने एक स्टूडेंट के हाथ में शरयू स्वॉर्ड डाल दिया था, यह काफी हिम्मत वाला काम था। क्या होगा अगर शरयू का इविल उस बच्चे पर हावी हो जाए? इसके जवाब में मास्टर कहते हैं कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। यह बात सच है कि शरयू एक बहुत इविल स्वॉर्ड है, लेकिन वह शुरुआत से गाय का प्रोटेक्टर रहा है। इसके बाद वह आदमी पूछता है कि क्या ऐसा नहीं कहते हैं कि जब एक स्वॉर्ड स्मिथ स्वॉर्ड बनाने जाता है तो वह एक साथ 2 स्वॉर्ड बनाता है और उनमें से जो स्वॉर्ड बेहतर होती है उसे चुनता है। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि इस दुनिया में एक और शरयू भी है? यह सुनकर मास्टर कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अगर यह सच है तो यह वाला शरयू दोनों में से कमजोर होगा क्योंकि इस पर उसके बनाने वाले का नाम नहीं लिखा था।